बैक नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंपोनेंट। क्या चीज़ है कंपोनेंट? हमने पढ़ा था फेज रूल क्या चीज़ है। फेज रूल वाज फेज रूल क्या था? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पे हमने अभी तक P पढ़ा, फेज क्या चीज़ है, ठीक है। हमने कितने नंबर ऑफ फेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सी के बारे में। सी क्या चीज़ है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन अगर आपको यहाँ समझ नहीं भी आती है तो नो प्रॉब्लम, जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो हम बार बार डेफिनेशन को रिवाइज करते जाएंगे। तो देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या चीज़ है कि पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगेन आई हैव टेकन वाटर में मैंने डिज़ोल्व कर दिया सॉल्ट। एंड व्हाट इज़ सॉल्ट? सॉल्ट इज़ NaCl। तो कंपोनेंट मतलब कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं यहाँ पे। अगर हम देसी भाषा में समझे व्हाट इज़ कंपोनेंट, तो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ है वाटर और एक चीज़ है NaCl। सीधे सीधे आप क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं यहाँ पे? 2, ठीक है। वैसे आपने लिया वाटर, आपने इसमें कुछ शुगर डाल दी और आपने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहे हैं, कितने अलग अलग चीज़ें हैं और कैसी चीज़ें हैं? केमिकली डिस्टिंक्ट। केमिकली डिस्टिंक्ट मीन्स दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन केमिकली, मतलब केमिकली अलग अलग चीज़ें। तो वाटर केमिकली अलग है H2O, शुगर केमिकली अलग है C6H12O6, सॉल्ट केमिकली अलग है NaCl, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा है कि कितने कंस्टिट्यूएंट हुए यहाँ पे? 1 2 3। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हियर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मैं अगेन एग्जांपल लेती हूँ वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड वाटर इन वेपर स्टेट, गैस के स्टेट में। यहाँ पे एक है लिक्विड स्टेट में, एक है वेपर स्टेट में, आपस में बोथ आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो यू कैन से हियर इट इज़ H2O, हियर ऑल्सो इट इज़ H2O। तो केमिकली डिस्टिंक्ट नहीं हुए अब ये, दे आर केमिकली सिमिलर, केमिकली सिमिलर। तो वी कैन से अब नंबर ऑफ कंपोनेंट हियर C इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? वैसे अगर मैं लेती हूँ वाटर इन लिक्विड स्टेट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन सॉलिड स्टेट, तो हर जगह इसमें अगर मैं नंबर ऑफ फेजेस की बात करूँ तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो यहाँ पे? 2, लेकिन C कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस की बात करूँ तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? एक लिक्विड, एक वेपर, एक सॉलिड। तो नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 3, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। कंपोनेंट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। मिनिमम नंबर, सबसे जितने कम हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब जब मैंने वाटर और में NaCl डाला, वाटर और NaCl बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई आपस में लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये केमिकली। तो इट इज़ द इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन टर्म्स ऑफ विच कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। हर एक फेज की कंपोजिशन उसमें से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने वाटर लिया था और आइस ली थी, तो यहाँ पे वाटर H2O इंडिपेंडेंट है, ये वाला H2O इंडिपेंडेंट है, लेकिन है तो दोनों H2O ही है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है? वाटर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वाटर लिया है, वाटर में मैंने मान लो वाटर में मैंने डाल दिया है आयरन की रॉड और यहाँ पे ले लिया है मैंने वाटर, तो सारा वाटर है H2O, आयरन की रॉड है Fe। तो आयरन और वाटर को आपस से एक दूसरे से कुछ नहीं लेना देना है, तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कितने हो गए? 2, ठीक है। तो विच क्या लिखा? इन टर्म्स ऑफ विच कंपोजिशन ऑफ ईच फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर डायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये हम सब बाद में सोचेंगे। 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज आर परमिटेड, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज आर परमिटेड, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम अभी तक आप
एग्जाम्पल से आप देख रहे होंगे यहाँ पे वन कंपोनेंट सिस्टम, आपको एग्जाम्पल समझ आ रहा होगा। वन कंपोनेंट जिसमें केमिकल एक ही चीज़ प्रेजेंट है केमिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर सिस्टम इज़ अ वन कंपोनेंट सिस्टम। अब वाटर में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड, वाटर वाटर ही है, तो यहाँ पे सी कितना है 1। गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड, अगेन सी कितना है 1, क्योंकि गैस भी H2O की बनी है, सॉलिड भी H2O का बना है। गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, हर चीज़ में क्या प्रेजेंट है वाटर वाटर वाटर, तो अगेन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो दिस इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम। तो जब भी मैं वाटर की बात करूँ, यहाँ पे कितने फेजेस हो गए, P इज इक्वल टू 3 इस चीज़ के लिए, इस वाले के लिए P इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 3। इन दोनों के लिए कितने फेजेस हो गए, एक लिक्विड एक सॉलिड, तो इसके लिए P इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 1, क्योंकि वाटर वाटर ये H2H2। यहाँ पे अगेन एक है गैस एक है सॉलिड, तो P इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ सेम वैसा ही सल्फर सिस्टम। अब मैंने कहा था कि सल्फर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर वेपर्स, सल्फर लिक्विड, आपस में सारे इक्विलिब्रियम में है। तो कितने फेजेस हो गए यहाँ पे, सल्फर रोम्बिक है सॉलिड स्टेट में, सल्फर मोनोक्लिनिक भी क्या है सॉलिड स्टेट में, ये है गैस के स्टेट में और ये है लिक्विड के स्टेट में। तो सॉलिड है तो दोनों सॉलिड, लेकिन रोम्बिक की प्रॉपर्टीज़ कुछ और दिखता होगा, मोनोक्लिनिक की प्रॉपर्टीज़ कुछ और है, कुछ और दिखता है, जैसे कार्बन और ग्रेफाइट की बात कर रहे थे। तो कितने फेजेस हो गए 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो सब में क्या प्रेजेंट है, S S S S सल्फर सल्फर, तो C इज इक्वल टू 1, सो इट इज़ अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, टू कंपोनेंट सिस्टम में decomposition of calcium carbonate. It is a two component system and it is very important, decomposition of calcium carbonate. तो what do you understand by decomposition of calcium carbonate? हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको मैंने डिकम्पोज का मतलब उसको मैंने तोड़ दिया, क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaCO3 is present in solid state, CaO calcium oxide is present in solid state and CO2 carbon dioxide it is present in gaseous state। तो कितने फेजेस हो गए, एक सॉलिड फेज ये, एक सॉलिड फेज ये। अब ये इसके लिए P1 P1 P1, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, दोनों कुछ अलग अलग दिखता होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए, 2 सॉलिड फेज और 1 गैशियस फेज, तो दिस इज 1 1 1। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए यहाँ पे 3। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं इस सिस्टम में, देयर आर ओनली 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे कैसे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि minimum number of independent constraints in terms of which composition of each phase can be expressed directly or in terms of chemical equation, ठीक है। ये चीज़ अब समझ आ जाएगी आपको कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं CaCO3 हाउ इट इज़ अ टू कंपोनेंट सिस्टम। मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया है CaCO3 फॉर्मिंग CaO एंड CO2। सो इफ CaO एंड CO2 आर टू, मैं बोल रही हूँ इट इज़ अ टू कंपोनेंट सिस्टम। अब देखते हैं हम कैसे टू कंपोनेंट सिस्टम है। मान लो मैंने CaCO3 इन तीनों में से CaO और CO2 ही सिर्फ 2 कंपोनेंट मानने हैं, तो जो मैं इस तरफ लिख रही हूँ सारा ये है कंपोजिशन ऑफ फेज, फेज की कंपोजिशन। इस तरफ मैं लिख रही हूँ जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो अगर मैं लिखती हूँ CaCO3, CaCO3 कैसे बनेगा, हाउ CaCO3 कैन बी, या तो मैं CaCO3 लिखूँ या मैं सिर्फ यही चीज़ लिखूँ CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2 का मतलब है कि ये क्या बना देगा, CaCO3 ही बना देगा, CaCO3 बना देगा ये, ठीक है। तो फेज है CaCO3, लेकिन ये सिर्फ 2 कंपोनेंट से ही रिप्रेजेंट हो जाता है, CaO प्लस CO2 से, ठीक है। इसी में अगर मैं CaO की बात करूँ, CaO की बात करूँ तो CaO क्या हो जाएगा, CaCO3 से अगर मैं CO2 माइनस कर दूँ
इस इक्वेशन को देखते जाओगे आप। अगर मैं CaCO3 से CO2 को माइनस कर दूं, इसको इस तरफ ले जाऊं, तो क्या बचा CaO। तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड की कंपोजिशन सिर्फ इन दोनों से रिप्रेजेंट हो सकती है। कैल्शियम कार्बोनेट से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा CaO। नेक्स्ट है CO2। CO2 कैसे मिल सकता है आपके पास? अगर मैं CaCO3 से कैल्शियम ऑक्साइड माइनस कर दूं, CaCO3 से अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड माइनस कर दिया तो अगेन क्या मिल गया आपके पास CO2। तो कंपोजिशन ऑफ फेज, जो भी एक कंपोजिशन आप देख रहे हैं, उनको किसी भी दो चीज़ों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ पे तो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। अब मान लो मैंने यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर दिया? एक ले लिया मैंने CaCO3, एक ले लिया मैंने CO2, 2 कंपोनेंट सिस्टम ले लिया, ठीक है। अब CaCO3 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है CO2 की टर्म्स में, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? CaCO3 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस 0 CO2, कोई भी CO2 नहीं डाला मैंने, तो CaCO3 इज इक्वल टू CaCO3। तो अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी? 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज आर परमिटेड। ये मतलब हुआ उसका, 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज आर परमिटेड। मतलब जब मैं कंपोनेंट लिखती हूँ तो मैं किसी भी कंपोनेंट को 0 भी कर सकती हूँ। नेगेटिव मतलब इसको ये माइनस कर दिया था मैंने, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 0 मैंने, तो CaCO3 इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड डालने की जरूरत नहीं है CaCO3 बनाने के लिए। तो अगेन दिस इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन दोनों की टर्म्स में? 0 CO3 कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड ही रह गया और मैंने कोई CaCO3 नहीं ऐड किया, तो इसको मैं क्या मान लूँगी? 0। अब अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड जहाँ मिलने के लिए, तो ये है इसकी मेन वाली इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड कब मिलेगा आपको? इस वाली इक्वेशन से, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ फेज। इस फेज की कंपोजिशन को मैं सिर्फ 2 कंपोनेंट से शो कर सकती हूँ, इन 2 कंपोनेंट से, जैसे CaCO3 माइनस CO2। इज इट क्लियर? अगेन लास्ट एग्जाम्पल है, अगर मैंने इन दोनों की जगह मैंने कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, 2 कंपोनेंट, तो CaCO3 कैसे रिप्रेजेंट होगी? CaCO3 एज इट इज़ प्लस 0 CaO, जैसे मैंने ऊपर किया था। अगेन वैसे CaO क्या हो जाएगा? CaO एज इट इज़ प्लस 0 CaCO3। लेकिन इसी में से अगर मुझे CO2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट माइनस CO, ये गलत लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट माइनस क्या होगा यहाँ पे? CaO। तो कैल्शियम कार्बोनेट से अगर मैं COO माइनस कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा? तो दिस इज़ द मेन इक्वेशन जहाँ पे तीनों इन्वॉल्व है। ये वाली इसकी मेन इक्वेशन थी जहाँ पे ऑल 3 वर इन्वॉल्व, ठीक है। तो CaCO3 की डिकम्पोजिशन, इसमें कितना कंपोनेंट है? इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ NaCl वाटर सिस्टम। NaCl वाटर सिस्टम मतलब क्या है? आपने क्या लिया है? वाटर पानी लिया, उसमें क्या डाल दिया? NaCl, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये जो NaCl है ये वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो कैसा? ये कम्प्लीटली मिसिबल। तो कम्प्लीटली मिसिबल में नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे? 1। लेकिन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या है? कुछ NaCl है, कुछ वाटर है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना हो गया इसमें? 2। बहुत ईजी है, ठीक है। अब जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड समझते हैं आप, जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाए इजीली, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम। लेकिन अगर आपने इतना सॉल्ट डाल दिया कि अब वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सिस्टम में अगर आप वाटर में सॉल्ट डालते जाओ, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉल्ट नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, NaCl नीचे आ जाएगा और ऊपर वाटर। तो वाटर में तो सॉल्ट है ही, लेकिन नीचे भी कुछ डिपॉजिट हो गया, उसको कैसे सॉल्यूशन बोलेंगे? इट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितने फेजेस हो गए? एक फेज ऊपर जिसमें वाटर और NaCl दोनों हैं, नीचे सॉलिड, तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 1 लिक्विड एंड 1 सॉलिड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2। लेकिन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हो गए यहाँ पे? अगेन सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने हैं? वाटर प्लस NaCl, ठीक है। तो कितने कंपोनेंट्स है? 2। सॉलिड में NaCl तो आपने डाला ही है, लेकिन वाटर कितना है? 0। तो अगेन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है इसमें? 2।
ठीक है। सिंपल देखने की बात है, जो NaCl वाटर है तो दो चीज़ें हैं, तो इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इट इज़ द सोडियम सल्फाइड वाटर सिस्टम। सोडियम सल्फाइड वाटर सिस्टम, जैसे अभी हमने NaCl वाटर सिस्टम देखा, तो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, वाटर है H2O, तो धीरे सामने एकदम दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें, C इज इक्वल टू 2, कितने कंस्टिट्यूएंट हैं Na2SO4 और वाटर, तो C इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे फेजेस हैं, ध्यान रखना इस वाले सिस्टम में बहुत सारे फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस, एक है एनहाइड्रस Na2SO4। एनहाइड्रस समझते हैं आप, व्हाट इज एनहाइड्रस? एनहाइड्रस मीन्स जिसमें कोई भी वाटर नहीं है। तो इसकी इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से है, एक है Na2SO4, एनहाइड्रस मतलब नो वाटर, मतलब 0 H2O। तो कितने कंपोनेंट हुए यहाँ पे, C इज इक्वल टू 2, ठीक है। एक्वस Na2SO4, एक्वस मतलब एक है Na2SO4, एक्वस मतलब आपने क्या ऐड कर दिया इसमें, वाटर, तो अगेन इसमें C कितना हुआ यहाँ पे 2। Na2SO4 डॉट 7H2O, डॉट समझते हैं आप, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये डॉट, दिखेगा आपको सोडियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में ही, लेकिन सॉलिड में कुछ वाटर इंट्रैप्ट है यहाँ पे। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, इट इज़ Na2SO4 प्लस 7H2O। तो अगेन कितनी चीज़ें हैं, 1 2, तो कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। वैसे ही Na2SO4 10H2O, तो सेम वही चीज़ Na2SO4, लेकिन वाटर कितना है यहाँ पे अब 10 वाटर, तो अगेन नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब है वाटर, सिर्फ वाटर आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वाटर आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मेरे पास है वाटर कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लेकिन इसमें कोई Na2SO4 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 0 Na2SO4, तो अगेन C इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये सारा एक सिस्टम है तो मिक्सचर, लेकिन कुछ सॉलिड है, लेकिन उस सॉलिड में Na2SO4 नहीं है, तो उसको मैं 0 लिख दूंगी, तो 0 भी इसमें काउंट होगा, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए 2। अगेन वाटर इन लिक्विड स्टेट में आ गया, ये वाटर लिक्विड स्टेट में, तो इसमें अगेन क्या है, वाटर इन लिक्विड स्टेट, लेकिन कोई Na2SO4 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0 Na2SO4, ठीक है। तो ये कितने कंपोनेंट हो गए, अगेन इज इक्वल टू 2। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर इन गैस की स्टेट में प्लस कोई Na2SO4 नहीं है, तो Na2SO4, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब Na2SO4 वाटर सिस्टम है तो कितने फेजेस हैं यहाँ पे, कितने फेज आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे, देर आर 7 फेजेस एंड C इज इक्वल टू 2 फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगेन, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl, इसकी अगर मैं डिसोसिएशन कर दूं तो क्या बन गया, अमोनिया और HCl, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, इट इज़ सॉलिड, जैसे ये डिसोशिएट हुआ तो एक अमोनिया गैस बन गई, एक HCl गैस बन गई, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी गैस का मिक्सचर है तो ये टोटल फेज कितने हो जाते हैं, 1। तो एक है गैस का फेज 1, एक है सॉलिड फेज, तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए, 1 सॉलिड फेज एंड 1 गैस फेज, सो नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 2। आई होप यू आर गेटिंग, जहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है वहाँ पे P कितना हो जाता है, 1, तो एक P1 ये, एक P1 ये सॉलिड, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेज इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 है, आपको तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, एक अमोनियम क्लोराइड है, एक अमोनिया है और एक HCl है, तो आप बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड कुछ और होता है, अमोनिया कुछ और होता है, HCl कुछ और होता है, तो C तो यहाँ पे 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे C कितना है, ओनली 1 है। तो क्यों यहाँ पे मैं 1 बोल रही हूँ, तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी मैं अमोनियम क्लोराइड को डिसोशिएट करवा रही हूँ तो जितने एटम्स यहाँ पे थे हर एक चीज़ के, उतने ही एटम्स यहाँ पे हैं, N H4 H3 + 1 4 Cl, मतलब इन गैसियस स्टेट अमोनिया एंड HCl कंबाइन इन द सेम प्रोपोर्शन एज प्रेजेंट इन सॉलिड, जैसे कि वो सॉलिड में प्रेजेंट था उसी चीज़ उसी प्रोपोर्शन में ये गैस में प्रेजेंट है,
ठीक है। तो अगर कोई आपको पास ऐसा सिस्टम आ जाए आपस में इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे या तो मैं अमोनिया प्लस HCl बोल दूँ या मैं अमोनियम क्लोराइड बोल दूँ, वो एक ही बात होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या लिखूँगी, C, ठीक है। तो गैशियस स्टेट की जो कंपोजिशन है NH3 प्लस HCl, इट इज़ सेम एज दैट इन द सॉलिड, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैंने इसको कंबाइन कर दिया यहाँ पे, तो ये और ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हेयर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने बता दिया आपको सॉलिड में क्या प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि फेजेस डिफरेंट हैं। तो सॉलिड में है अमोनियम क्लोराइड, गैसेज में है अमोनिया और HCl। या तो मैं x नंबर ऑफ अमोनिया और x नंबर ऑफ HCl लिखूं, या मैं x नंबर ऑफ NH4Cl ही लिख दूं, एक ही बात है दोनों। तो ये एक ही चीज़ है, सो फोर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि आपको देखना है कि अमोनिया और HCl मैंने इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व किया है या मिक्स है यहाँ पे। जैसे अमोनियम क्लोराइड टूटा, ये और ये इक्वल अमाउंट में बना, लेकिन इस वाले सिस्टम में अगर मैं बाहर से अमोनिया डाल दूँ कहीं से या बाहर से HCl डाल दूँ, तब इसका सिस्टम गड़बड़ा गया। मान लो आई हैव टेकन NH4Cl कि मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब ये डिसोशिएट हो गया तो इसने बना दे 10 बना दिए इसने NH3 और 10 बना दिए इसने HCl। तो या मैं 10 NH4Cl बोलूँ या 10 ये और 10 ये, 10 ये और 10 ये मिला के 10 NH4Cl ही बनाएंगे आपस में मिलके, ठीक है। तो ये एक ही बात है। लेकिन इस सिस्टम में अगर मैंने मान लो 5 NH3 बाहर से डाल दिए, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया इस मिक्सचर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब जो 10H3 और 10HCl थे वो तो कंबाइन करके 10 अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, मतलब ये एक ही चीज़ थी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो गई, अब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे। तो अब आपके पास दो चीज़ें हो जाएंगी, एक हो जाएगा आपके पास 10 अमोनियम क्लोराइड, या तो ये या ये एक ही बात, प्लस 5 NH3। अब ये दो अलग चीज़ें बन गई, अमोनियम क्लोराइड अलग, NH3 अलग। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए यहाँ पे, 2। इज इट क्लियर। वैसे अगर मैंने 5 अमोनिया की जगह अब मान लो मैंने 7 HCl अलग से डाल दिए इस वाले मिक्सचर में, इसको भूल जाओ अमोनिया को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अमोनियम क्लोराइड, 10 अमोनिया और 10 HCl एक ही बात है। मतलब अब क्या हो गया आपके पास 10 NH4Cl बोलूँ मैं, या 10 अमोनिया प्लस 10 HCl बोलूँ मैं, ये एक ही चीज़ होगी। दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो एक कंपोनेंट बन गया, लेकिन दूसरा कंपोनेंट क्या बन गया यहाँ पे 7 HCl जो आपने एक्स्ट्रा डाले थे। तो अब इसकी मेरी नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इफ़ एक्सेस ऑफ अमोनिया और HCl आर एडेड टू दिस सिस्टम देन नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट है, सॉलिड में अमोनियम क्लोराइड प्लस NH3 या HCl, गैशियस में अब नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफरेंट हो गए, अगर मैं यहाँ पे HCl भूल जाओगी, अगर मैंने सिर्फ इसमें 5 मोल्स ऑफ अमोनिया डाल दें तो टोटल नंबर ऑफ अमोनिया कितने हो गए 15 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 10 मोल्स ऑफ HCl। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए यहाँ पे अब 2। इज इट क्लियर। सो हेयर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ how to determine the number of component. In next video again we will study some more examples of how to determine the number of components.